हाँ, तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि बैक्टीरिया क्या है और बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में कैसे ग्राम नामक वैज्ञानिक ने बांटा, किस आधार पर स्टेन करके, तथा इनसे संबंधित सभी लक्षणों को हम आप लोगों को बताए। प्लाज्मिड्स क्या हैं, एपिसोम्स क्या हैं, जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल्स कहा गया, ये पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताती है। अब आज हमारा ये टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु का आर्थिक महत्व। जीवाणु का आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु का आर्थिक महत्व। किसी भी टॉपिक को हम जब उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं तो उसके मुख्य रूप से दो पहलू होते हैं, एक तो लाभदायक क्रियाएं और दूसरा हानिकारक क्रियाएं। पहला टॉपिक है लाभदायक क्रियाएं, यूजफुल एक्टिविटीज, और दूसरा है हानिकारक क्रियाएं। हार्मफुल एक्टिविटीज। तो लाभदायक एक्टिविटीज यानी बैक्टीरिया से हमें क्या लाभ है, और दूसरा है कि बैक्टीरिया से हमें क्या हानि, क्या नुकसान है। तो पहली टॉपिक हम लाभदायक क्रियाएं, इसके बारे में चलते हैं कि क्या लाभ है बैक्टीरिया से। तो इसमें पहली चीज है कृषि में, एग्रीकल्चर में। कृषि में, एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर या कृषि में पहली चीज है सॉइल फर्टिलिटी, अर्थात कहने का मतलब कि कृषि में सॉइल फर्टिलिटी। तो कृषि में इसका एग्जाम्पल है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप में पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जैसे एजेटोबैक्टर,
एजोटो बैक्टर तथा क्लस्ट्रीडियम ये स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। ये लेगुमिनेसी कुल के पौधों में पाए जाते हैं, अर्थात जो दलहन वाली फसलें जैसे अरहर, चना, मटर, मूंग, मसूर इत्यादि पौधों की जड़ों में ये पाए जाते हैं, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। और इनका कार्य क्या है कि ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, अर्थात कहने का मतलब कि उत्पादन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये लेगुमिनेसी कुल की जड़ों में पाए जाते हैं, उनमें गांठ में बना देते हैं, जो स्वतंत्र वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को ये उनके यौगिकों में बदलने का कार्य करते हैं, अर्थात नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कंपटीशन की परीक्षाओं में कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। दूसरी इनकी जो विशेषता होती है वो विशेषता होती है कि ये सहजीवन का कार्य करते हैं, सिम्बियोसिस का कार्य करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उनकी गांठों में अपने आवास के लिए जगह बनाते हैं और उसके बदले में ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का कार्य करते हैं, अर्थात पौधों को ये नाइट्रोजन उत्पाद को देने का कार्य करते हैं। तो मुख्य रूप से ये जड़ों में जाते कैसे हैं? मूलरोम के द्वारा। मूलरोम बहुत से ऐसे बच्चे होंगे कि जिनको अभी मूलरोम के बारे में जानकारी नहीं होगी। मूलरोम क्या है? इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। ये जड़ की संरचना है मूलरोम। और मूलरोम ऐसी संरचना होती है जिसके द्वारा जड़ें पानी को अवशोषित करके सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। मूलरोम की वैसी ही संरचना है जैसे आजकल आप लोग जाते हैं बफर सिस्टम में और देखते हैं कि गिलास का पानी लगा हुआ है, गए और एक गिलास पानी पिए और गिलास को फेंक दिए, यूज एंड थ्रो। वही विशेषता होती है मूलरोम की। मूलरोम एक कोष की होते हैं और पूरी लाइफ में, जीवन में मूलरोम बनते और बिगड़ते रहते हैं। यानी एक मूलरोम से जब जल का अवशोषण हो गया तो फिर उसका काम
खत्म हो गया, समाप्त हो गया। वैसे जैसे आप गिलास पी करके पानी और फेंक देते हैं, फिर दूसरा गिलास उठाते हैं और पानी पी लेते हैं, उसी तरह से मोलरोम भी बेचारा ऐसा जो है पंडित है कि दूसरी बार वो जूठे गिलास में पानी को नहीं पीने वाला है। उसकी संरचना ऐसी है कि वो एक कोश की होता है और एक बार जल का अवशोषण जिस मोलरोम के द्वारा हो गया, फिर उसका काम समाप्त हो गया। यानी पूरे जीवन काल में मोलरोम बनते और बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि अगर उसको जल का अवशोषण करना है, फोटोसिंथेसिस क्रिया करना है, तो ऐसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसे जल का अवशोषण करना पड़ेगा। इसलिए उसे मोलरोम को बार बार नए बनाना पड़ता है। तो मोलरोम के द्वारा जब जल का अवशोषण होता है, उसी समय ये राइजोबियम लेगुमिनोसोरम उसकी जड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, और जब उनकी जड़ों में प्रवेश कर जाते हैं तो वहां पर कॉर्टेक्स की सेल होती हैं। एनाटॉमी के स्ट्रक्चर्स में जब आप देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स में देखेंगे, टीएस सेक्शन में आप देखेंगे, तो ये संरचना आपको मिली है कॉर्टेक्स या बल्कुल। कॉर्टेक्स की संरचनाएं जब ये राइजोबियम लेगुमिनोसोरम प्रवेश कर जाता है, तो उनकी कोशिकाओं को ये मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देता है। वैसे जैसे कैंसर रोगी में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज इतनी तेजी से बढ़ जाती हैं कि वो अनियमित संरचनाएं बना लेती है, उसी तरह से आप ध्यान से देखेंगे तो इन दलहनी फसलों की जड़ों को आप जमीन से उखाड़ कर देखेंगे तो उनमें अनियमित संरचनाएं, अनियमित गांठें बन जाती हैं। क्यों बन जाती हैं? क्योंकि ये लेगुमिनोसोरम राइजोबियम जो होता है वो क्या करता है कि इनमें मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है, और इस तरह से इनमें जो कोशिकाएं बन जाती हैं वो टेट्राप्लॉइड हो जाती हैं। टेट्राप्लॉइड संरचनाएं हो जाती हैं, अर्थात 4n हो जाती है। जबकि और सभी कोशिकाएं उसकी डिप्लॉइड होती हैं, द्विगुणित होती हैं, लेकिन ये टेट्राप्लॉइड हो जाती है, 4n हो जाती है। अब इनमें एक विशेषता और हो जाती है कि जब ये कोशिकाएं टेट्राप्लॉइड संरचना बना लेती हैं, तो इनमें एक प्रकार का पिगमेंट्स होता है जिसको हम लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन very very important. These pigments are found only leguminosecule. तो लेग हीमोग्लोबिन ये वर्णक पिगमेंट्स बन जाता है, और ये पिगमेंट्स क्या करता है कि इन्हीं के द्वारा हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहने के लिए तो बहुत आसान है, आप एक शब्द याद कर लेते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में राइजोबियम लेगुमिनोसोरम कार्य करता है, लेकिन उसकी पूरी मैकेनिज्म क्या है कि मोलरोम के द्वारा ये प्रवेश करके कॉर्टेक्स बल्कुस की कोशिकाओं में मल्टीप्लिकेशन करके उसे टेट्राप्लॉइड में बदल देता है। उसके साथ ही साथ लेग हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट्स बना देता है, और इसी लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया होती है। तो ये तो लाभदायक क्रियाओं में एक था एग्रीकल्चर या सॉइल में इनका क्या महत्व है। इसी के साथ साथ कुछ और भी बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में बदलने का कार्य करते हैं, अर्थात अमोनिया की नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में बदलने का कार्य करते हैं। इनका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास ये नाइट्रोजन को नाइट्राइट में
बदलने का कार्य करते हैं नाइट्रोसोमनास। इसी तरह से कुछ सल्फर बैक्टीरिया भी होते हैं जो नाइट्रेट्स को सल्फर अर्थात कहने का मतलब कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलने का कार्य करते हैं। सल्फर बैक्टीरिया तो ये था यूजफुल एक्टिविटी में पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर या कृषि में जो कई प्रकार के बैक्टीरिया थे। अब दूसरा, एग्रीकल्चर के बाद दूसरा जो क्षेत्र है वो है डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस दूध में क्या है? डेयरी में जैसा कि आप लोग जानते हैं, दूध प्रायः सभी लोगों के घर पर होता है और ये भी आप जानते हैं कि दूध को हम कंप्लीट डाइट कहते हैं, संपूर्ण आहार कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि क्यों इसे हम कंप्लीट डाइट कहते हैं। जिस तरह से भोजन के अवयव के रूप में हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सारी की सारी चीजें हम अलग अलग तत्वों से प्राप्त करते हैं, परंतु दूध को यह कहा जाता है कि ये कंप्लीट डाइट है, संपूर्ण आहार, इसमें सारी चीजें पाई जाती हैं। तो हमें ये जानने की जरूरत है कि दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या होता है। तो दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट का नाम है लैक्टोज, या दूध में पाए जाने वाली शर्करा का नाम है लैक्टोज। तो पहली चीज हो गई कार्बोहाइड्रेट। दूसरी चीज है प्रोटीन। दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन का नाम है कैसीन। मिनरल्स के रूप में कैल्शियम, तो दूध का कलर बताता है, कैल्शियम चूना। तो इस तरह से शर्करा हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इसमें मक्खन या घी जो फैट या वसा के रूप में, पानी है ही है, आप लोग उसको गर्म करते हैं तो देखते हैं पानी खत्म हो जाता है। तो सभी प्रकार के विटामिन भी पाए जाते हैं, इसीलिए हम दूध को कंप्लीट डाइट कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि चूंकि टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो इस में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डेयरी में, दूध में क्या है कि दूध से हम दही प्राप्त करते हैं, दूध से हम पनीर प्राप्त करते हैं, दूध से हम मक्खन प्राप्त करते हैं और दूध से हम योगर्ट प्राप्त करते हैं। तो दूध से दही, दूध से पनीर, दूध से मक्खन, दूध से योगर्ट, इनमें जो मुख्य रूप से बैक्टीरिया कार्य करते हैं, इनको कहते हैं लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्ट्रेप्टोकोकस
लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ये दो प्रकार के बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ये दो प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो डेयरी उद्योग में दूध उत्पादन में सहायक होते हैं। दूध से दही। अब प्रश्न ये है कि दूध से दही सामान्य रूप से सभी घरों में बन जाता है, लेकिन एक एवर्ट नया शब्द आपको मिला। ये नया शब्द आपको मिला, शायद आप लोग इसके पहले कम सुने होंगे, बहुत से लोग बिल्कुल नहीं सुने होंगे। एवर्ट क्या है? दही और एवर्ट सभी लोग जानते हैं कि दूध को घरों में रख दिया गया, उसमें जावन डाल दिया गया, दही बन गई। लेकिन वह दही जो देहात में हमारे आपके घरों में बन जाती है, उस दही में हम देखते हैं कि कुछ हिस्सा पानी रहता है, कुछ हिस्सा ठोस रहता है। इस तरह से हम देखते हैं कि वो दही। लेकिन अगर उसी दूध को हम आर्टिफिशियल ढंग से उसको फर्मेंट करके और उसको पास्चराइज करके इस तरह से हम रख दें कि वो बिल्कुल खट्टा बन जाए, उसमें पानी का अंश नहीं के बराबर हो, तो दिस सब्सटेंस इज नोन एज एवर्ट। अंडरस्टैंड? ऐसी केमिकल्स को, ऐसे उत्पाद को हम योगर्ट कहते हैं। कहने का मतलब कि दूध से दही और दूध से योगर्ट दोनों ही सामान्य भाषा में हम दही ही कहते हैं, लेकिन उसमें अंतर क्या है कि जो दही होगी उसमें पानी का अंश होगा और जो योगर्ट होगा उसमें पानी का अंश नहीं होगा, बिल्कुल ठोस होगी। आर्टिफिशियल ढंग से उसको इस तरह से बनाया जाता है। तो ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये दूध से दही, दूध से योगर्ट। अब यहां प्रश्न ये है कि मक्खन क्या है? तो जिसको हम आप लोग घी कहते हैं, यानी मक्खन को ही हम गरम करके घी बना लेते हैं। तो जब दूध से दही को मथते हैं तो मक्खन बन जाता है। अब दूसरी चीज ये है कि पनीर क्या है? पनीर कैसे बनता है? अभी हमने आपको बताया कि दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन्स को कैसीन कहते हैं। तो दूध को जब फर्मेंट किया जाता है तो ऐसी कंडीशंस में जो कैसीन प्रोटीन्स होती हैं, ये बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाती हैं और इकट्ठा होकर के ये पनीर का रूप धारण कर लेती है। तो यहां हमें यह चीज जानने की जरूरत है मुख्य रूप से कि दूध से दही, दूध से पनीर, दूध से मक्खन और दूध से योगर्ट, इसमें कौन से बैक्टीरिया का योगदान होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस ये दही बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। दूध से दही बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, दूध से दही तथा लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ये दूध से पनीर बनाने के लिए जिम्मेदार है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये दूध से मक्खन,
तथा लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस, लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस, लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने पहले ही आप लोगों को बताया कि योगर्ट का नाम बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो दूध से योगर्ट जो आर्टिफिशियल ढंग से आप लोगों ने बनाया, उसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है उसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस। अब यहां एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि जब दूध का फर्मेंटेशन होता है, तो दूध का फर्मेंटेशन जब होता है तो दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज का फर्मेंटेशन होता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध खट्टा हो गया। अब यहीं पर आजकल बाजारों में आपको दूध मिलता है और उस दूध को आप देखते हैं कि पैकिंग करके कई दिनों तक इस तरह से फ्रिज में रख करके उसको काम में लाया जाता है। तो ऐसे प्रकार के दूध को हम कहते हैं पास्चुराइज्ड मिल्क, पास्चुरीकृत मिल्क या दूध है। ये पास्चुराइज कैसे होता है? ऐसे प्रकार के दूध को हम लगभग 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक इसको हम हीट करते हैं और हीट करने के बाद इसे हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद हम इसे रख देते हैं। ऐसे प्रकार के दूध को हम पास्चुराइज्ड या पास्चुरीकृत दूध कहते हैं। यह भी दूध खट्टा होता है, लेकिन चूंकि जो सामान्य दूध है वह दूध जल्दी से खट्टा हो जाता है और ये जो पास्चुराइज्ड दूध होता है ये उसकी अपेक्षा देरी से, विलंब से ये खट्टा होता है। तो ये था पास्चुराइज्ड दूध के बारे में और डेयरी उद्योग में कौन कौन से बैक्टीरिया दूध से दही, दूध से पनीर, दूध से मक्खन, दूध से योगर्ट बनाने का कार्य करते हैं। तीसरी एक्टिविटीज डेयरी उद्योग के बाद हम लाभदायक एक्टिविटीज में चलते हैं कि पहले तो हम लोगों ने देखा एग्रीकल्चर में, कृषि में इसका क्या रोल है, दूसरा डेयरी उद्योग में क्या रोल है। अब तीसरा इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है इंडस्ट्रियल वैल्यू या औद्योगिक महत्व। इंडस्ट्रियल, औद्योगिक महत्व। तो इंडस्ट्रियल में तमाम प्रकार का उद्योग है। जैसे हम पहला है सिरका उद्योग। सिरका कैसे बनाते हैं? सिरका उद्योग में बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस है और इस तरह से इनमें जो बैक्टीरिया कार्य करता है उसे हम कहते हैं एसिटोबैक्टर एसिटी। एसिटोबैक्टर एसिटी। एसिटोबैक्टर एसिटी ये बैक्टीरिया सिरका उद्योग में कार्य करता है। दूसरा है अल्कोहल उद्योग। अल्कोहल बनाने में क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया। अल्कोहल के बाद तंबाकू उद्योग।
तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग, चाय की क्योरिंग करते हैं, इनकी पत्तियों की क्योरिंग करते हैं जिससे हमें ये दानेदार चाय प्राप्त होती है। ये भी बैक्टीरिया इसमें कार्य करते हैं और ऐसे प्रकार की बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोकोकस कैंडिडेंस। माइक्रोकोकस कैंडिडेंस ये तंबाकू उद्योग और चाय उद्योग दोनों में कार्य करती हैं। इस प्रकार के बैक्टीरिया, इनमें फर्मेंटेशन क्रिया के द्वारा हम तंबाकू में जो खुशबू आती है ये माइक्रोकोकस कैंडिडेंस के द्वारा, तथा चाय में इसकी क्योरिंग होती है इसकी पत्तियों की, ये भी जो है माइक्रोकोकस कैंडिडेंस के द्वारा होती है। ये थे औद्योगिक इंपॉर्टेंस या महत्व। और इसके बाद अगली चीज है औषधि या मेडिसिन। औषधि या मेडिसिन तमाम प्रकार के बैक्टीरिया जिनके द्वारा अच्छी खासी दवाएं उपयोग में आती हैं। ऐसी प्रकार की दवाएं जो बैक्टीरिया से प्राप्त होती हैं, जैसे टेरामाइसिन, लेकोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारी की सारी तमाम प्रकार की दवाएं ये बैक्टीरिया से हमें प्राप्त होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का ये टॉपिक हम आप लोगों को बताया कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जिसके दो पहलू थे, लाभदायक और हानिकारक। तो आज लाभदायक में हमने आप लोगों को बता दिया कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे सॉइल में अर्थात एग्रीकल्चर में, कृषि में लाभदायक होते हैं, कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे डेयरी उद्योग में, दुग्ध में इस्तेमाल होते हैं, कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इंडस्ट्रियल हैं, हमारे तमाम प्रकार के उद्योग जिन पर जो है डिपेंड हुए हैं, तमाम प्रकार के वर्कर्स जहां पर लगे हुए हैं, सबकी जीविका चल रही है। इसी तरह से हमने देखा कि लास्ट में जो औषधि है हमें दवा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भी तमाम प्रकार के बैक्टीरिया का योगदान होता है विभिन्न प्रकार के डिजीज में, रोगों में, इनके निदान के लिए। तो ये था इसकी लाभदायक एक्टिविटीज। अब इसके बाद हम अगले टर्म पर आप लोगों को हार्मफुल एक्टिविटीज या हानिकारक क्रियाएं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? जैसा भी लगेगा, जो भी इसमें कमेंट आप लोगों को करना है कमेंट कर दीजिएगा, और बाकी अच्छा लगता है तो और लोगों को शेयर करिए, और खासकर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बीच में आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो कुछ अपने समय का सदुपयोग कर सकें। धन्यवाद।